नेशनल हाइड्रोजन पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के दौरान कौन सी एक स्पेशल कॉमिक बुक को लॉन्च किया गया है? तो ये स्पेशल कॉमिक बुक है छोटा भीम और बड़ा बांध। ये जो कॉमिक बुक है ये नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन पे लॉन्च की गई है। 6 नवंबर 2025 को नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की 50th एनिवर्सरी या गोल्डन जुबली एनिवर्सरी को ऑब्जर्व किया गया। इसके अंतर्गत क्या हुआ है? इस सेलिब्रेशन के अंतर्गत 50 रुपी का कॉमोमरेटिव कॉइन जो है ऑनर किया गया है और एक कॉमिक बुक भी, स्पेशल कॉमिक बुक रिलीज की गई है जिसका थीम था छोटा भीम और बड़ा बांध, जो कि प्रमोट करेगी हाइड्रो पावर अवेयरनेस। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा, इनके द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन की बात करें तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1975 में 7 नवंबर को। भारत की कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑटोडेस्क के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है वोकेशनल स्किल्स को मॉडर्नाइज करने के लिए? तो ये मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जिन्होंने ऑटोडेस्क के साथ एमओयू साइन किया है वोकेशनल स्किल्स को मॉडर्नाइज करने के लिए। 6 नवंबर 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने ऑटोडेस्क टीम अप के साथ रिवोल्यूशनाइज करने के लिए वोकेशनल स्किल्स को एमओयू साइन किया है। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन आर्म कौन सा होगा? तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग जो है ये इस एमओयू को इंप्लीमेंट करेगा। इसके अंतर्गत 14,500 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो आईटीआईज होते हैं वो कवर किए जाएंगे और 33 नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को भी कवर किया जाएगा और जो वोकेशनल स्किल्स हैं उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा, उनको फ्यूचर इंडस्ट्री रेडी बनाया जाएगा। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर इंडियन नेवल शिप इक्शाक किस इंडियन शिपयार्ड ने बनाया है? तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड है जो कि कोलकाता बेस्ड है। इन्होंने इंडियन नेवल शिप आईएनएस इक्शाक को बनाया है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर। 6 नवंबर 2025 को आईएनएस इक्शाक को कमीशन किया गया है और ये थर्ड शिप है सर्वे वेसल लार्ज क्लास में। ठीक है, क्लास याद रखिएगा। तो आईएनएस इक्शाक कौन से क्लास का है? सर्वे वेसल लार्ज क्लास को बिलोंग करते हैं आईएनएस इक्शक, जिसको कमीशन किया गया है 6 नवंबर 2025 को। कहां पे? नेवल बेस कोची में इसको कमीशन किया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? तो हमने देखा गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा बनाया गया है और कमीशन किया गया है कोची में। कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? तो सर्वे वेसल लार्ज क्लास को बिलोंग करता है। अदर शिप्स इन दिस क्लास देखें तो आईएनएस संधायक है और आईएनएस निर्देशक है, जिनको प्रीवियसली कमीशन किया जा चुका है, जो कि सर्वे वेसल लार्ज क्लास को बिलोंग करते हैं। तो ये थर्ड शिप है सर्वे वेसल लार्ज क्लास की। ठीक है, पर्पस एंड रोल्स की बात करें तो हाइड्रोग्राफिक और ओशियोनोग्राफिक सर्वेस को कंडक्ट करेगा, डिजास्टर रिलीफ एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा एंड मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर और रूट मैपिंग के में भी काम आएगा। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट है लगभग 3400 टन्स की, लेंथ है 110 मीटर्स की, स्पीड है 18 नॉट्स की, प्रोपल्जन जो है वो डीजल इंजन विद डुअल शाफ्ट सिस्टम के साथ किया जाएगा और जो थ्रस्टर्स हैं वो बो एंड स्टेन जो है इस्तेमाल करेंगे प्रिसाइज मनूवरिंग के लिए। क्रू एंड इंक्लूसिविटी की बात करें तो ये पहली सर्वे वैसे लार्ज क्लास है जिसके अंदर विमेन ऑफिसर्स को एकोमोडेट करने के लिए एक डेडिकेटेड स्पेस दिया गया है। वंदे मातरम पहली बार पब्लिकली किसने और कहां पे गाया गया था? तो वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा 1896 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन कलकत्ता में। ठीक है, तो यहाँ पे चार चीजें हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा पहली बार गाया गया था वंदे मातरम 1896 में कैलकाता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में। तो वंदे मातरम के 150 वर्ष कंप्लीट हो गए, इसकी चर्चा हम लोग ने कल भी की थी। कब कॉमोमोरेट किया जा रहा है? तो 7 नवंबर 2025 को कॉमोमोरेट किया जा रहा है 150th एनिवर्सरी ऑफ वंदे मातरम। वंदे मातरम कंपोज किया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी जी द्वारा और इसका पहला पब्लिकेशन हुआ था बंग दर्शन 7 नवंबर 1875 में और इसको लिटरेचर में भी इंक्लूड किया गया था। पहला विवरण इसका आनंद मठ में मिला था जो कि लिखी गई है बंकिम चंद्र चटर्जी जी द्वारा। पहला पब्लिक रेंडिशन पहली बार पब्लिक में कब गाया गया था? तो 1896 में कैलकाता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा। और पहली बार ये पॉलिटिकल यूज इसका कब हुआ था? तो एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो हुआ था बंगाल का 7 अगस्त 1905 को, तब इसका इस्तेमाल किया गया था, पॉलिटिकल यूज किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइज किया गया था 24 जनवरी 1950 द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा, जिन्होंने डिक्लेयर किया था वंदे मातरम टू हैव इक्वल नेशनल स्टेटस विद नेशनल एंथम। तो ये नेशनल सॉन्ग है और जनगण मन हमारा नेशनल एंथम है।
IUCN द्वारा इंडिया की कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट को गुड रेटिंग मिली है? तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि सिक्किम में है, जो कि एकमात्र भारत की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसको IUCN की तरफ से गुड रेटिंग मिली है। कंचनजंगा जो कि इंडिया की ओनली गुड रेटेड हेरिटेज साइट है बाय IUCN। कंचनजंगा की बात करें तो इसकी लोकेशन जो है वो सिक्किम में है और इसको यूनेस्को का रिकॉग्निशन प्राप्त हुआ था 2016 में। और ये इंडिया की एकमात्र मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मतलब जहां पे नेचुरल रिकॉग्निशन भी दिया गया है और कल्चरल कंट्रीब्यूशन भी रिकॉग्नाइज किया गया है। तो ये इंडिया की एकमात्र मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसको गुड रेटिंग मिली है IUCN द्वारा। एरिया कवर्ड की बात करें तो 1784 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। ज्योग्राफी की बात करें तो सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है यहाँ पे पाए जाते हैं माउंट कंचनजंगा समिट के आसपास। नवंबर 2025 में पारादीप फॉस्फेट्स के ब्रांड एम्बेसडर के पद पे किसको अपॉइंट किया गया है? तो एक्स क्रिकेटर रहे हैं राहुल द्रविड़ जी, इनको अपॉइंट किया गया है पारादीप फॉस्फेट्स के ब्रांड एम्बेसडर के पद पे। नवंबर 2025 में कर्नाटका स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी ने किसको ऑनरी डॉक्टर ऑफ लॉज की उपाधि से सम्मानित किया है? तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं एस अब्दुल नजीर जी, जिनको कर्नाटका स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी ने ऑनरी डॉक्टर ऑफ लॉज की डिग्री से सम्मानित किया है। सेवेंथ कॉन्वोकेशन ऑफ कर्नाटका स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी के दौरान एस अब्दुल नजीर जो कि गवर्नर है आंध्र प्रदेश के, इनको ऑनरी डिग्री से सम्मानित किया है। डॉक्टर ऑफ लॉज की जो डिग्री है उसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, किसने किया है? कर्नाटका स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी ने अपने सेवेंथ कॉन्वोकेशन समारोह में ये इनको सम्मान दिया गया है एस अब्दुल नजीर जी को, जो कि गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश है। अक्टूबर 2025 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना में कितना टोटल बैलेंस है? तो 2.75 लाख करोड़ का बैलेंस है प्रधानमंत्री जन धन योजना में अक्टूबर 2025 तक। अक्टूबर 2025 में जन धन अकाउंट बैलेंस क्रॉस किया है 2.75 लाख करोड़ और टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज या नंबर ऑफ अकाउंट जो खोले गए हैं वो लगभग 56.85 करोड़ अकाउंट खोले गए हैं अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना। टॉप कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो ऑब्वियसली पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो टॉप कंट्रीब्यूटर है विद 2.15 लाख करोड़। रीजनल रूरल बैंक सेकंड नंबर पे है विद 51,000 करोड़ और प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है इनके पास 8,149 करोड़ इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है टूवर्ड्स जनधन अकाउंट बैलेंस। साल 2025 में कार्तिक नाच फेस्टिवल कहां पे आयोजित किया गया है? तो ये पाटन दरबार स्क्वायर ललितपुर नेपाल में कार्तिक नाच फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। कंफ्यूज नहीं होना है इंडिया से, ये नेपाल में आयोजित किया गया है कार्तिक नाच फेस्टिवल। कार्तिक नाच फेस्टिवल को आयोजित किया गया है पाटन दरबार स्क्वायर ललितपुर नेपाल में, जो कि एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फेस्टिवल ड्यूरेशन की बात करें तो 10 दिनों तक चला था और इसको कंक्लूड किया गया है, खत्म हुआ है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। हिस्टोरिकल ओरिजिन की बात करें तो इंस्टीट्यूट किया गया था किंग सिद्धानार सिंह मल्ला द्वारा, जो कि एक डिवोशनल ऑफरिंग के तौर पे इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था कार्तिक नाच को 17वीं सेंचुरी में बाय किंग सिद्धानार सिंह मल्ला। ठीक है, परफॉर्मेंसेस की बात करें तो माइथोलॉजिकल नैरेटिव्स हिंदू एपिक से जैसे कि रामायणा हो गया, विष्णु इनकारनेशंस हो गए, ये सारी चीजें डिपिक्ट की जाती हैं। ट्रेडिशनल म्यूजिक जैसे कि नेपाली इंस्ट्रूमेंट सच एज मडाल और पंचाई बाजा का इस्तेमाल किया जाता है कार्तिक नाच फेस्टिवल में। फीफा की तरफ से पहली बार पीस प्राइज कहां पे अवार्ड किया जाएगा? तो 2026 में वर्ल्ड कप ड्रॉ में वॉशिंगटन डीसी में 5 दिसंबर 2025 को पहली बार फीफा की तरफ से पीस प्राइज सम्मानित किया जाएगा। फीफा के प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो ने अनाउंस किया है कि फीफा जो है पीस प्राइज देगा, कब से? 5 दिसंबर 2025 वॉशिंगटन डीसी में यूएसए में पहली बार इस पीस प्राइज को दिया जाएगा। प्राइज का नाम क्या है? फीफा पीस प्राइज, जो कि मतलब होगा फुटबॉल यूनाइट्स द वर्ल्ड, ये प्राइज का नाम होगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इसका मकसद ये होगा, उद्देश्य ये होगा कि जो ऑनर करेगा इंडिविजुअल्स को प्रमोटिंग पीस एंड यूनिटी थ्रू फुटबॉल। क्लीन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पाइपलाइन के टर्म्स में इंडिया की ग्लोबल रैंक कितनी है? इंडिया की ग्लोबल रैंक है 3rd आफ्टर चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। किसमें? क्लीन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट पाइपलाइन में इंडिया की रैंक 3rd है इन ग्लोबल क्लीन इंडस्ट्री पाइपलाइन आफ्टर चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो फर्स्ट पे है चाइना, सेकंड पे है यूनाइटेड स्टेट्स और थर्ड पे है हमारा प्यारा भारत।
टोटल प्रोजेक्ट्स की बात करें भारत में तो 65 लो एमिशन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं। इन्वेस्टमेंट स्टेज प्रोजेक्ट्स की बात करें तो 6 प्रोजेक्ट जो हैं वो फाइनल स्टेज में पहुंच गए हैं। एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जॉब क्रिएशन पोटेंशियल, टॉप सेक्टर्स आप देख लीजिए तो केमिकल्स जो है 80% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इस इंडस्ट्री पाइपलाइन में, क्लीन इंडस्ट्री पाइपलाइन में। साल 2025 में वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने वाली पहली मुस्लिम और पहली साउथ एशियन अमेरिकन कौन बनी है? तो गजाला हाशमी जी हैं, जो कि वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी हैं साल 2025 में नवंबर में। और ये पहली मुस्लिम और पहली साउथ एशियन अमेरिकन होंगी जो कि इस पद पे अपॉइंट की जाएंगी। इंडिया की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस फ्रेमवर्क के लिए कितने गाइडिंग प्रिंसिपल्स या कितनी सूत्र को आउटलाइन किया गया है? तो 7 सूत्र या 7 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं इंडिया की एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क के लिए। इंडिया ने अनवील किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस फ्रेमवर्क 5 नवंबर 2025 को। किसके द्वारा रिलीज किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंडिया एआई मिशन के अंतर्गत इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस जारी की गई हैं। की प्रिंसिपल्स या सूत्र देखें तो हमने देखा था 7 प्रिंसिपल है। कौन कौन से? ट्रस्ट इन एआई, पीपल फर्स्ट अप्रोच, इनोवेशन ओवर रेस्ट्रेंट, फेयरनेस एंड इक्विटी, अकाउंटेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबल बाय डिजाइन, सेफ्टी, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ये 7 प्रिंसिपल्स या सूत्र हैं जो कि गाइड करेंगे इंडिया के एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क को। नासा और इसरो द्वारा जॉइंट लॉन्च की गई अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार कब से ऑपरेशनल हुई है? तो 7 नवंबर 2025 से। याद रखिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है। इस डेट से निसार जो कि जॉइंट नासा इसरो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है वो ऑपरेशनल हुई है। निसार जो कि जिसका फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, जिसको लॉन्च किया गया था 30 जुलाई 2025 को, वो ऑपरेशनल हुई है 7 नवंबर 2025 को। निसार सैटेलाइट का ऑर्बिट क्या है? तो सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट है। सैटेलाइट का ऑर्बिट है। वेट कितना है निसार का? तो 2400 किलोग्राम वेट है। रडार बैंड जो है एल बैंड यूज किया जाएगा नासा द्वारा और एस बैंड यूज किया जाएगा इसरो द्वारा। तो 2 रडार बैंड्स का इस्तेमाल करेगी नासा। ठीक है। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हर 12वें दिन जो है स्कैन किया जाएगा फ्रीक्वेंसी के तौर पे। और मिशन ड्यूरेशन की बात करें तो मिनिमम 3 इयर्स है नासा के लिए और 5 साल है इसरो के लिए। की यूजेस क्या है? तो सॉइल मॉइस्चर, फॉरेस्ट कवर, लैंड मोशन, डिजास्टर मैपिंग, क्रॉप मॉनिटरिंग, ग्लेशियर एंड वाटर मैनेजमेंट जैसी चीजों को कवर किया जाएगा, जो है मैनेज किया जाएगा और इसको स्कैन किया जाएगा। फ्रीक्वेंसी इसकी जो होगी हर 12 दिन पे इसको स्कैन किया जाएगा। इंडिया एआई गवर्नेंस के गाइडलाइंस के अंदर कौन सी 2 इंस्टीट्यूशनल बॉडीज को प्रपोज किया गया है? तो एक बॉडी है एआई गवर्नेंस ग्रुप और सेकंड है एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट। ये 2 बॉडीज है जिनको प्रपोज किया गया है इंडिया की एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस के अंदर। सेंटर ने अनवील किया है एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क फॉर सेफ, एथिकल एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। इसका पर्पस क्या है? तो नेशनल फ्रेमवर्क को स्टैब्लिश करना एआई गवर्नेंस के लिए भारत में। की लीगल मेजर्स जैसे कि आईटी एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स आएंगे, एआई स्पेसिफिक लायबिलिटी क्लैरिफिकेशन होगा, तो ये चीजें होंगी। इंस्टीट्यूशनल बॉडीज जो प्रपोज की गई है वो है एआई गवर्नेंस ग्रुप, एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट और इंटर मिनिस्टीरियल कोऑर्डिनेशन। तो ये 2 जो बॉडीज हैं वो आप ध्यान में रखिएगा। भारत का कौन सा पहला राज्य बना है जो कि पार्टनर करेगा स्टार लिंक के साथ, जो कि सैटेलाइट इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? तो ये राज्य है महाराष्ट्र, जिन्होंने स्टार लिंक के साथ पार्टनरशिप की है। महाराष्ट्र ने पार्टनरशिप की है स्टारलिंक के साथ और महाराष्ट्र जो है भारत का पहला राज्य बन गया है जो कि स्टारलिंक के साथ टाई अप करेगा। स्टारलिंक की टेक्नोलॉजी की बात करें तो स्टारलिंक जो है लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स की मदद से लो लेटेंसी ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं डिफिकल्ट टेरेन्स में। अब बताइए आप कमेंट सेक्शन में स्टारलिंक किस जाने माने इंसान की कंपनी है।